हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार कक्षा 12 के लिए एक नई वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे मानव आनुवंशिकी। यानी कि जो मानव आनुवंशिकी है इसकी खोज किसने की। देखिए, जो मानव आनुवंशिकी है एक साइंटिस्ट हुए थे सर फ्रांसिस गाल्टन। तो इन्होंने जो है मानव आनुवंशिकी की खोज की थी और इन्होंने क्या किया था, जो मानव के जो आनुवंशिक लक्षण है जैसे हेमोफीलिया है, वर्णांता है, बहुउंगलिता है, इस प्रकार के जो लक्षण है उनका अध्ययन किया और उनके बारे में निष्कर्ष निकाले। तो इसलिए जो मानव आनुवंशिकी है, जो इसके जनक हैं वो सर फ्रांसिस गाल्टन कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया और इसके बारे में निष्कर्ष निकाले। तो जो आनुवंशिकी के जनक कहलाएंगे वो कौन कहलाएंगे? सर फ्रांसिस गाल्टन। उसके बाद बात करते हैं सुजनिकी। सुजनिकी क्या है? देखिए, सुजनिकी जब जो सर फ्रांसिस गाल्टन साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, जो मानव के जो आनुवंशिक लक्षण है उन आनुवंशिक लक्षणों में क्या क्या सुधार की एक प्रक्रिया रखी। उसने क्या किया, इनमें सुधार होना चाहिए और सुधार जब होगा तो उनमें तो सुधार के जो विचार उसने रखे तो उसे क्या किया, जो यानी कि जो मानव के जो आनुवंशिक लक्षण है उन आनुवंशिक लक्षणों में जो सुधार है, सुधार की जो नींव रखी वो किसने रखी? वो रखी सर फ्रांसिस गाल्टन ने। और जो सुजनिकी है ये ग्रीक भाषा का वर्ड है, ग्रीक भाषा का वर्ड यूजीन से बना है। जो सुजनिकी यूजेनिक्स है, ये यूजेनिक्स जो है एक ग्रीक भाषा के वर्ड यूजीन से बना है जिसका मतलब होता है अच्छे जन्म। तो नहीं से जो मानव के आनुवंशिक लक्षण है उनमें जो सुधार की प्रक्रिया है उसे हम क्या बोलते हैं? सुजनिकी बोलते हैं। सुजनिकी होती है दो प्रकार की, एक होती है धनात्मक, एक होती है ऋणात्मक। धनात्मक सुजनिकी क्या होती है? धनात्मक सुजनिकी क्या होता है, जो अच्छे आनुवंशिक लक्षण वाले जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उसके साथ साथ जो हमारे सुयोग्य व्यक्ति हैं उनका चयन किया जाता है। आनुवंशिक उन्हें क्या कहता है, जो आनुवंशिक परामर्श है, जो उन्हें आनुवंशिक सलाह दी जाती है। अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा दिया जाता है, इनके अंतर्जातीय विवाह होना चाहिए, इसके लिए भी बढ़ावा दिया जाता है। और उपयुक्त आयु में विवाह कराना, यानी कि जब उनकी उम्र शादी की हो जाए तभी उनका विवाह कराना। तो इस प्रकार के जो ये लक्षण हैं, तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? वो आती है धनात्मक सुजनिकी के अंतर्गत। अब बात करते हैं ऋणात्मक सुजनिकी। देखिए, ऋणात्मक सुजनिकी का मतलब क्या है? इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर जो आनुवंशिक लक्षण है वो दोषयुक्त हों, घटिया किस्म के हों, तो उन्हें क्या है, उन्हें संतान उत्पन्न करने से रोका जाता है। तो इनमें क्या सबसे पहले क्या है कि जो संतति नियंत्रण है, इनके संतान को नियंत्रण करना, संतान को उत्पन्न करने पर कंट्रोल करना। आनुवंशिक दोष वाले जो व्यक्ति हैं, यानी कि जिनके अंदर आनुवंशिक लक्षणों के दोष पाए जाते हैं, उन्हें संतान उत्पन्न करने से रोकना। पृथक्करण और सहगोत्री विवाह पर प्रतिबंध और नसबंदी आदि जो प्रक्रियाएं हैं वो सारी किसके अंतर्गत आती हैं? वो आती हैं ऋणात्मक सुजनिकी के अंतर्गत। यानी कि जो धनात्मक सुजनिकी होती है वो क्या होती है कि जो अच्छे आनुवंशिक लक्षण वाले जो पेरेंट्स हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा संतान उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करना। और जो ऋणात्मक सुजनिकी है इसके अंतर्गत जो जिनके अंतर्गत आनुवंशिक दोष हैं, जिन पेरेंट्स के अंदर आनुवंशिक दोष पाए जाते हैं उन पेरेंट्स को संतान उत्पन्न करने से रोकना। ये इसकी मुख्य बातें हैं किसकी? धनात्मक सुजनिकी की और ऋणात्मक सुजनिकी की। अब बात करते हैं जुड़वा बच्चों की। देखो, जुड़वा बच्चे क्या होते हैं? जब दो बच्चे एक साथ जन्म ले, चाहे वो दोनों लड़के हों चाहे वो दोनों लड़कियां हों या एक लड़का एक लड़की हो, तो जब दो बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? जुड़वा बच्चे, यानी कि ट्विंस बोलते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एक युग्मनजी या समरूप यमज। एक युग्मजी एक से या समरूप यमज क्या होता है? एक युग्मनजी। युग्मनजी का मतलब जायगोट। जब जिस बच्चे का जो जन्म है वो एक ही जायगोट से हो, यानी कि इस प्रकार ये कह सकते हैं कि एक जायगोट के प्रथम विदलन, जब जायगोट में प्रथम विदलन होता है तो उससे क्या होता है? 2 ब्लास्टोमेयर्स बनते हैं और जो ब्लास्टोमेयर्स हैं वो क्या हो जाते हैं? दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और प्रत्येक ब्लास्टोमेयर जो होता है वो क्या करता है? उससे एक भ्रूण बनता है और भ्रूण फिर क्या करता है? एक पूर्ण बालक का, एक पूर्ण बच्चे का रूप ले लेता है। इसे क्या कहते हैं? समरूप यमज। ऐसे बच्चों क्या कहते हैं? समरूप यमज। क्योंकि इनका जो विकास है एक ही प्रकार के जायगोट से होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? एक युग्मजी भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? एक युग्मजी, मोनोजाइगोटिक। तो उसके बाद बात करते हैं नंबर 2 द्वियुग्मजी या भ्रांति यमज। इसमें क्या आता है? जब 2 अंडाणु एक ही समय में निषेचन करते हैं तो उनसे क्या होता है? 2 जायगोट बनते हैं और दोनों जायगोट क्या करते हैं? स्वतंत्र रूप से विदलन होता है और उनसे बनने वाले जो भ्रूण होते हैं वो क्या करते हैं? यमज होते हैं। यानी कि उनसे जब इस प्रकार समझिए, जब 2 अंडाणुओं के एक ही समय निषेचन से बने 2 जायगोट क्या करते हैं? स्वतंत्र रूप से विदलन करते हैं, तो उनके विदलन के फलस्वरूप बनने वाले 2 भ्रूण, जब 2 जायगोट बनेंगे तो 2 भ्रूण बनेंगे, तो उनसे के फलस्वरूप बनने वाले 2 भ्रूण हैं, उनसे उत्पन्न जो यमज है उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं क्या? द्वियुग्मजी यमज या भ्रांतीय यमज।
ये दोनों लड़के भी हो सकते हैं, दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं, और एक लड़का और एक लड़की भी हो सकती है। तीसरा है हमारा श्यामी यमज। श्यामी यमज क्या होता है, इनका विकास भी एक ही जाइगोट से होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, जब प्रथम विदलन के फलस्वरूप बनी दोनों संतति कोशिकाएं क्या होता है, पूर्ण रूप से अलग नहीं होती। यहाँ हमने बताया था कि अब दोनों कोशिकाएं पूर्ण रूप से अलग हो जाएंगी, जो हमारा एक युग्मजी यमज था। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं कि जब प्रथम जाइगोट में जब प्रथम विदलन होता है, विदलन का मतलब जो उसमें विभाजन होता है, तो जब जाइगोट के प्रथम विभाजन के फलस्वरूप बनी दोनों संतति कोशिकाएं, दोनों संतानें कोशिकाएं जो कैसी होती है, पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाती, और वे परस्पर किसी ना किसी स्थान पर आपस में क्या होती हैं, जुड़ी रहती हैं, और परस्पर जुड़कर ही क्या बनाती हैं, फिर दो भ्रूण बनाती है। जब दो कोशिकाएं आपस में जुड़ी होंगी तो क्या बनाएंगी, दो भ्रूण बनाएंगी। और ये बच्चे जो है जन्म के बाद भी क्या होते हैं, किसी न किसी स्थान पर शरीर से, सिर से, पेट से, बराबर साइड से, कहीं से भी आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या बोलते हैं, श्यामी यमज। उसके बाद बात करते हैं सहलग्नता की। देखिए, जब दो या दो से अधिक जीन्स एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं और एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं, तब में क्या करते हैं, में स्वतंत्र अभिवन नहीं दिखाते, क्या करते हैं, बल्कि एक साथ वंशागत होते हैं। तब इस लक्षण को हम क्या बोलते हैं, सहलग्नता बोलते हैं। सहलग्नता लिंकेज, यानी कि जब दो या दो से अधिक जीन्स क्या होते हैं, एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं या एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं, तब वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, जब दो या दो से अधिक जीन्स एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं और एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं, तब वो स्वतंत्र अपिवन नहीं दिखाते, बल्कि क्या करते हैं, एक साथ वंशानुगत होते हैं। तो इस प्रकार के लक्षण को हम क्या बोलते हैं, सहलग्नता बोलते हैं। सहलग्नता कितने प्रकार की होती है, सहलग्नता होती है दो प्रकार की। सबसे पहले नंबर एक पूर्ण सहलग्नता और दूसरी होती है अपूर्ण सहलग्नता। तो जो पूर्ण सहलग्नता होती है वो क्या होती है, इसमें जब जीन्स एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं और बिना किसी विनिमय के, यानी कि जब जीन्स एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं और बिना किसी विनिमय के, विनिमय क्रॉसिंग ओवर के, क्रॉसिंग ओवर यानी कि एक गुणसूत्र का दूसरे गुणसूत्र के ऊपर ओवरलैप कर जाना, वो कहलाता है हमारा क्या, क्रॉसिंग ओवर। तो जब जीन्स एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं और बिना किसी विनिमय के, बिना किसी क्रॉसिंग ओवर के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं, तो यह गुण क्या कहलाता है, यह गुण कहलाता है पूर्ण सहलग्नता। और प्राय हम ये कह सकते हैं कि जितने भी सभी जीवधारी होते हैं, सभी जीवधारियों में पूर्ण सहलग्नता नहीं पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं अपूर्ण सहलग्नता की। जब जीन विनिमय द्वारा सहलग्न जीन्स अलग अलग रहने की संभावना हो, यानी कि जीन विनिमय द्वारा जब क्रॉसिंग ओवर होता है, तो जीन विनिमय द्वारा जब क्या होता है, सहलग्न जीन्स के अलग अलग रहने की संभावना हो, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपूर्ण सहलग्नता। उसके बाद बात करते हैं लिंग गुणसूत्र। जितने भी हमारे जीवधारी होते हैं वो सब क्या होते हैं, जो एक लिंगी जीवधारी होते हैं हमारे, उनमें क्या होता है, उनकी कोशिकाओं में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी कि जितने भी हमारे एक लिंगी जीवधारी होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें उनकी कोशिकाओं में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है नंबर एक कायिक गुणसूत्र, नंबर दो होता है लिंग गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र क्या होता है, इन गुणसूत्रों पर केवल दैहिक लक्षणों के जीन उपस्थित होते हैं, यानी कि जो हमारे दैहिक लक्षण, जो हमारे बाहरी लक्षण हैं, तो जो इन गुणसूत्रों पर क्या होते हैं, जो हमारे दैहिक लक्षण होते हैं उनके जीन पाए जाते हैं, किसके ऊपर, कायिक गुणसूत्र के ऊपर। और जो लिंग गुणसूत्र हैं ये क्या करते हैं, ये लिंग का निर्धारण करते हैं, इनके संतान नर होगी या संतान मादा होगी, ये क्या करते हैं, उसका निर्धारण करते हैं लिंग गुणसूत्र। फिर लिंग निर्धारण कि क्या होता है, अधिकांश जो जंतु होते हैं उनमें जीनी लिंग क्या पाया जाता है, जीनी लिंग धारण पाया जाता है। यानी कि इसमें भी कह सकते हैं कि उनमें से 50% नर और 50% मादा होने की, जो उनकी संतान है उनमें से 50% नर और 50% मादा होने की संभावना रहती है। अब बात करेंगे किसके बारे में, अब बात करेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण के बारे में। अभी हमने बात की थी किसके बारे में, लिंग गुणसूत्र के बारे में। हमने बताया था कि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हमारे कायिक गुणसूत्र और दूसरे होते हैं लिंग गुणसूत्र। तो अब बात करेंगे किसकी, मानव में लिंग निर्धारण, यानी कि जो लिंग निर्धारण होता है मानव में वो किस प्रकार से होता है। देखिए, मानव में जो लिंग निर्धारण होता है वो XX, XY प्रकार के जो गुणसूत्र होते हैं इनके द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जो XX और XY गुणसूत्र होते हैं इनके द्वारा होता है। तो मनुष्य के अंदर क्या होता है, 46, हम कह सकते हैं कि 46 गुणसूत्र या 23 जोड़े, 46 गुणसूत्र कह सकते हैं या 23 जोड़े कह सकते हैं, क्योंकि 23 जोड़े का मतलब क्या होता है, 46 होता है। इनमें से जो 22 जोड़े होते हैं, यानी कि 22 जोड़े या 44 गुणसूत्र,
ये तो होते हैं एक समान, एक जैसे होते हैं, यानी कि जो 44 जोड़े ये होते हैं इन्हें बोलते हैं समजात गुणसूत्र। और जो 23वां जोड़ा होता है वो होता है हमारा लिंग गुणसूत्र। वो क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है। यानी कि जो 23वां जोड़ा होता है वो होता है हमारा लिंग गुणसूत्र। वो क्या आता है, वो स्त्री और पुरुष में अलग अलग होता है। यानी कि जो स्त्री होती है उसमें एक ही प्रकार के, यानी कि XX प्रकार के किसके अंदर, स्त्री के अंदर, और जो पुरुष होता है उसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वो होते हैं XY प्रकार के, ये होते हैं किसके अंदर, पुरुष के अंदर। इन्हें ये हमारे होते हैं, ये कैसे होते हैं, एक ही प्रकार के, इन्हें समजात गुणसूत्र कहते हैं। और ये होते हैं एक ही प्रकार, अलग अलग प्रकार के, इन्हें विषम प्रकार के क्या, यानी कि हेटेरो जाएगा, इन्हें क्या बोलते हैं, हेटेरोसोम्सी बोलते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो पुरुषों में, यानी कि जो मानव में जो लिंग निर्धारण होता है वो XX और XY प्रकार के जो गुणसूत्र होते हैं इनके आधार पर होता है। मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र या 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से जो 22 जोड़े होते हैं गुणसूत्रों के या 44 गुणसूत्र वो तो होते हैं एक समान, उन्हें बोलते हैं समजात गुणसूत्र। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है वो कैसा होता है, उसे बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। वो होता है स्त्री और पुरुष में अलग अलग, यानी कि जो स्त्री होती है उसमें एक ही प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, वो जोड़ा एक ही प्रकार का होता है, यानी कि XX प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। लेकिन जो पुरुष होता है उसमें क्या होता है, ये XY प्रकार के, यानी कि दोनों अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, विषम प्रकार के, यानी कि ये अलग अलग होते हैं, विषम प्रकार के होते हैं। तो इसमें से क्या होता है, जो X प्रकार का जो गुणसूत्र होता है ये X वाला, ये तो कैसा होता है, बड़ा होता है। और ये जो Y गुणसूत्र है ये हमारा कैसा होता है, छोटा होता है। यानी कि जो X गुणसूत्र है ये बड़ा होता है, जो Y गुणसूत्र होता है ये छोटा होता है। तो इसे हम किस प्रकार से समझाएंगे, मान लीजिए कोई स्त्री है, ये कोई पुरुष है, तो जब स्त्री का जो X गुणसूत्र होता है जब पुरुष के X गुणसूत्र से मिलता है तो क्या होता है, पुत्री पैदा होती है। पुत्री यानी कि हमने दोनों गुणसूत्र किसमें दिखाए, स्त्री के अंदर दिखाए, तो दोनों गुणसूत्र एक जैसे हैं, समजात हैं, तो क्या होगा, पुत्री पैदा होगी। फिर इसी X गुणसूत्र को हमने इससे मिलाया पुरुष के Y गुणसूत्र से, तो क्या हुआ, पुत्र पैदा हुआ। पुत्र क्यों हुआ, क्योंकि दोनों गुणसूत्र इसमें क्या है, अलग अलग प्रकार के हैं। तो इसी प्रकार इस X गुणसूत्र को इस X गुणसूत्र से मिलाओ तो क्या पैदा होगी, पुत्री। और इसी X गुणसूत्र को इस Y गुणसूत्र के साथ मिलाओ तो क्या पैदा होगा, पुत्र। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इनमें जो 50% पुत्र और 50% पुत्री होने की संभावना होती है। इस एक चीज का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि पुरुष के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा हो रहा, जो हमारा ये Y गुणसूत्र है इसके द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। किसके द्वारा, जो Y गुणसूत्र होता है इसके द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। तो ये जो Y गुणसूत्र किसके अंदर पाया जाता है, पुरुषों के अंदर। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो लिंग का जो निर्धारण है उसका जो उत्तरदायित्व है, यानी कि उसका जो एक प्रकार से वो निर्भर है किसके ऊपर है, पुरुष के निर्भर है। लेकिन फिर भी हमारे समाज में स्त्रियों को क्या किया जाता है, स्त्रियों को ही दोष दिया जाता है, जबकि जिम्मेदार कौन है, पुरुष है। तो लिंग निर्धारण के बाद हम बात करेंगे किसकी, जो लिंग निर्धारण है वो अलग अलग प्रकार से होता है। मान लो XX या XO प्रकार का जो गुणसूत्र है इनके आधार पर जो लिंग गुणसूत्र होता है वो किस किस के अंदर पाया जाता है, किस प्रकार से होता है। तो जो XX और XO प्रकार जो गुणसूत्र द्वारा जो लिंग निर्धारण होता है वो टिड्डी के अंदर, कॉकरोच के अंदर, खटमल और गोलकर्मी या और कुछ पौधों में इस प्रकार का जो हमारा लिंग निर्धारण है XX XO प्रकार का वो पाया जाता है। किसके अंदर, टिड्डी के, कॉकरोच के, खटमल के, गोलकर्मी और कुछ प्लांट्स होते हैं, हमारे कुछ पौधे होते हैं उनके अंदर इस प्रकार का जो विधि है, क्रिया विधि है, इस प्रकार का जो लिंग निर्धारण पाया जाता है। इसमें क्या होता है, मादा के अंदर एक ही प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, इनके XX प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, समयुग्मकी। लेकिन जो पुरुष होता है, इनके जो नर होता है उसके अंदर XO प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, इनके दोनों अलग अलग होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, विषम युग्मकी। तो इसे किस प्रकार समझाएंगे, ये हमने मादा का यहाँ गुणसूत्र मादा के लिए, ये हमने यहाँ नर के लिए, पुरुष के लिए। तो इसमें क्या करेंगे, जब मादा का X पुरुष के X से मिला तो X यानी कि मादा संतान उत्पन्न हुई। जब मादा का X पुरुष के O से मिला, O गुणसूत्र से मिला तो क्या हुआ,
एक्स हो यानी कि नर संतान पैदा हुई। फिर उसी प्रकार जो मादा का एक्स है वो इस जो नर के एक्स से मिला तो मादा संतान पैदा हुई। और फिर जो पुरुष का यानी कि जो मादा का एक्स है वो नर के ओ से मिला तो क्या हुआ, नर संतान पैदा हुई। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इनमें 50% नर और 50% मादा संतान होने की जो है संभावना होती है। किसके अंदर, टिड्डी, कॉकरोच, खटमल, गोलकर्मी और कुछ प्लांट्स के अंदर। अब बात करेंगे ZW और ZZ। ये हमारा क्या है, ZW और ZZ गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण किस किस के अंदर होता है और किस प्रकार से होता है। देखिए इस प्रकार का जो लिंग निर्धारण है ZW और ZZ प्रकार का, वो कुछ कीट जैसे हमारी तितली है, कुछ कशेरुकी मछलियाँ, सरीसृप और हमारी जो पक्षी हैं, इनमें इस प्रकार का जो लिंग निर्धारण है वो पाया जाता है। किस प्रकार का, ZW और ZZ प्रकार का। तो इनमें क्या होता है कि जो नर होता है उसमें इसमें क्या होगा, हमने देखो मादा में यहाँ एक ही प्रकार के गुणसूत्र माने थे, यहाँ भी एक ही प्रकार के थे, मादा में दोनों समान थे, समजात गुणसूत्र थे, यानी कि समयुग्म भी कह सकते हैं इन्हें। और लेकिन यहाँ क्या करना है, जो नर होता है, ये जो नर होता है उसमें एक ही प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, नर के अंदर एक ही प्रकार के, और जो मादा होती है मादा के अंदर अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो नर होता है उसके अंदर ZZ प्रकार के गुणसूत्र होते हैं और जो मादा होते है उसके अंदर ZW प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। तो इसमें ये हम ये कह सकते हैं कि जो लिंग का जो निर्धारण है, जो संतान का जो निर्धारण है, वो जो मादा के अंदर जो W प्रकार का जो गुणसूत्र है, जो W गुणसूत्र है उसके आधार पर होता है, यानी कि वही क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है। इसमें क्या होता है, जो पुरुष होता है, जो नर होता है उसमें ZZ प्रकार के यानी कि एक ही प्रकार के समयुग्म की गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन जो मादा होती है उसके अंदर ZW प्रकार के यानी कि अलग अलग प्रकार के होते हैं दोनों। तो इसे क्या बोलते हैं, विषमयुगी प्रकार के इसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इन संतानों में किस प्रकार दिखाएंगे हम, तो मान लो Z है, इस Z को जब हमने इस जो मादा का जो Z गुणसूत्र है उसकी जब क्रियाविधि हमने पुरुष की यानी कि जो नर है, नर के Z गुणसूत्र से कराई तो क्या हुआ, ZZ यानी कि एक ही प्रकार के यानी कि नर संतान पैदा हुई। उसके बाद जब हमने Z गुणसूत्र को ही नर के Z से मिला फिर हमारी नर संतान पैदा हुई, क्योंकि नर में क्या है, दोनों एक ही प्रकार के गुणसूत्र हैं। लेकिन जब हमने जो मादा का जो W गुणसूत्र है उसकी जो क्रियाविधि है, उसका जो संयुग्मन है, उसका जो फ्यूजन है, हमने नर के Z गुणसूत्र से कराया तो ZW किसके अंदर है, ZW मैंने बताया अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र किसके अंदर है, मादा के अंदर। तो ZW यानी कि मादा संतान पैदा हुई। और जब इस W गुणसूत्र की क्रियाविधि हमने नर के Z गुणसूत्र से कराई तो क्या हुआ, ZW यानी कि मादा संतान पैदा हुई। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इनमें भी क्या होता है, चाहे वो ZW प्रकार का ZZ प्रकार का गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण हो या XX XO प्रकार का गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण हो, तो इनमें क्या होता है 50% नर संतान और 50% मादा संतान होने की संभावना होती है। मतलब डेफिनेट नहीं कह सकते, केवल संभावना मात्र होती है। तो आज हमने आपको क्या बताया बच्चों, आज हमने आपको सबसे पहले बताया क्या कि मानव आनुवंशिकी क्या होती है, उसके फादर कौन है, उसके जनक कौन है, सर फ्रांसिस गाल्टन के बारे में बताया। उसके बाद सूजन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बताया। उसके बाद जो लिंग गुणसूत्र है उसके बारे में बताया, कैसे होते हैं, लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, जुड़वा बच्चे किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के बताया आपको। और उसके साथ साथ मानव में जो लिंग निर्धारण है वो किस प्रकार होता है। और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि जो XX या XO गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण होता है वो किसके अंतर्गत होता है, मल्टीपल चॉइस में आता है, बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है। या ये पूछेगा कि ZW या ZZ जो गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण होता है वो किसके अंतर्गत होता है, वहाँ आपको ऑप्शन में देगा सरीसृप है, मछली है या कुछ और देगा। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ रहा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। 1 नंबर में या तो आपको पूछेगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में या पूछेगा मल्टीपल चॉइस में, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आने की यहाँ से भी संभावना। इसलिए मैंने आपको जो XX और XO प्रकार के गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण है वो समझाया, और जो ZW और ZZ गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण है वो भी समझाया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।